जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर हॉट ट्रिक्स। जैसा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये डबल स्टार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि इसमें आप अच्छा स्कोर करते या इसका डिस्कशन अगर अच्छा से कर लेते हैं ना, तो इसमें आपका 60 से 70% आ रहा है, तो अप्रॉक्स आपका रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये सैटरडे और संडे को ये टेस्ट चलाया जाता है। तो इसमें हम लोग सैटरडे और संडे का टेस्ट देखेंगे और ये टेस्ट का दूसरा है। ठीक है, टेस्ट पहला हम लोग करवा चुके हैं। तो आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये RSR करेंट अफेयर्स, ठीक है, RSR करेंट अफेयर्स का ये हमारा चैनल है। इस पर रोज़ डेली सुबह में 6 बजे करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सभी बात किया जाता है। तो चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर देखें। शुरू करने से पहले बता दें, किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं किसी भी वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ। देखिए यहाँ पर की पॉइंट क्या है, मित्र राष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ पर सोवियत संघ जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से समझिए ये जो प्रश्न है आपका द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड है। किससे है दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड ये सवाल हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो आपको पता होगा 1939 से लेके 45 तक चला था, ठीक है। टोटल घटनाओं को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद इसका कारण क्या था, यहाँ पर से पूछा गया है आपका बिहार दरोगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो याद रखनी है, जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्या बोलेंगे? जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जब इसमें आक्रमण कर दिया था दोस्तों, तो इसमें जो है इस पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। एक आपका होता था मित्र राष्ट्र, क्या बोलेंगे, मित्र राष्ट्र, और एक आपका क्या कहलाया, धूड़ी राष्ट्र कहलाया। क्या कहलाया? धूड़ी राष्ट्र कहलाया। तो मित्र राष्ट्र का जो समर्थक कर रहा था, यानी इसका जो मुख्य देश था वो कौन था? फ्रांस और ब्रिटेन था। क्या बोलेंगे? फ्रांस और ब्रिटेन था। लेकिन बात अगर हम लोग करेंगे तो 1941 में, कब दोस्तों? 1941 में इसमें कौन शामिल हो जाता है? रूस और अमेरिका शामिल हो जाता था। उस समय जो है रूस को हम लोग किस नाम से जानते थे? सोवियत संघ से। वहीं अगर धुरी राष्ट्र की बात करेंगे तो इसमें कौन-कौन शामिल था दोस्तों? जर्मनी था, जापान था, आपका याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इटली था। और बाद में इसमें शामिल कौन हुआ, ये भी आपका बिहार दरोगा पूछा है। तो याद रखनी है, इसमें जो बाद में शामिल हुआ, एक आपका हंगरी हो गया, ठीक है, और एक आपका रोमानिया हो गया। क्या बोलेंगे? रोमानिया हो गया। और एक तीसरा की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा बुल्गारिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुल्गारिया हो गया। ये जो है बाद में शामिल हुआ। तो यहाँ से जो है आपका प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ में मित्र राष्ट्र के समूह कब शामिल हुए? तो हमने कब बताया? 1941 में। चाहे सोवियत संघ पूछे चाहे अमेरिका पूछे, तो कब हो जाएगा? 1941। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म की बात करेंगे तो ये कब होता है? 20 अप्रैल 1889 को होता है। कब होता है दोस्तों? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को जन्म होता है। कई बार हमने बता दिया था। और इनका जन्म जो हुआ है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखनी है, ऑस्ट्रिया में हुआ है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया नहीं, याद रखनी है ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का अगर शहर पूछेगा तो वो याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया का शहर हो जाएगा ब्रोना। क्या बोलेंगे? ब्रोना हो जाएगा। ये भी आपका बिहार दरोगा पूछा है कि हिटलर का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ब्रोनो ही दिया था। तो ब्रोनो एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है 1933 में, क्या बोलेंगे? 1933 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो याद रखनी है नाजीबाद। क्या बोलेंगे? नाजीबाद का गठन किया। हिटलर में दोस्तों नाजीबाद का अगर पूछेगा कि जनक कौन हो जाएगा, तो हिटलर ने किस बात का जनक किया, तो नाजीबाद का जनक किया। ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। और 1933 ईस्वी में ही याद रखनी है, 1933 में ही ये दोस्तों क्या जर्मनी का क्या बनता है? चांसलर भी बनता है। क्या बोलेंगे? चांसलर बनता है। और ये जो चांसलर बनता है अपना प्रतीक चिन्ह क्या रखता है? स्वास्तिक को रखा है। किसको रखा है? स्वास्तिक को बनाया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से याद रखनी है, अगर हम लोग हिटलर की बात करेंगे तो हिटलर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखा था। और आत्मकथा का नाम कौन था? क्या था? मीन कैंप। क्या बोलेंगे? मीन कैंप हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? अगर हम लोग जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन साहित्य कितने हैं दोस्तों? 4 जैन साहित्य हैं। एक आपका हो जाएगा पृष्ठ प्रवन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, और एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, भद्रबाहु चरित। क्या बोलेंगे? भद्रबाहु चरित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और जैन साहित्य के सम्मिलित रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो आपका दिया गया है दिव्यावदान, दिव्यावदान नहीं होगा, दिव्यावदान याद रखनी है क्या हो जाएगा? बौद्ध आपका जो है जैन बौद्ध साहित्य है। क्या बोलेंगे?
बौद्ध साहित्य आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका भगवती सूत्र दिया गया है, भगवती सूत्र में ही दोस्तों आपका जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में महाजनपद था, 16 महाजनपद, इसकी जानकारी जो है मिलती है। आपको पूछा जाएगा, याद रखनी है, महाजनपद की जानकारी जैन साहित्य के, जैन धर्म के किस साहित्य में मिलती है, तो भगवती सूत्र में। और बौद्ध धर्म में पूछेगा महाजनपद की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल है, तो मेहरगढ़ दोस्तों, बेलन घाटी, चिरौंद और कोल्डी हवा, तो ये सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नवपाषाण का स्थल जो है दोस्तों सही है। चिरौंद आपका कहाँ पर है, बिहार में, और बिहार के चिरौंद में जो है सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं वो हड्डी के अवशेष मिले हैं। और किस हड्डी का, तो याद रखनी है हिरन के हड्डी का, ये भी जो है आपको ध्यान दीजिएगा। कोल्डिवा से याद रखनी है चावल के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक और याद रखनी है, नवपाषाण कालीन में दोस्तों हम लोग क्या किए थे, इसमें जो है याद रखनी है पहिया का आविष्कार किया गया था। क्या बोलेंगे, पहिया का आविष्कार किया गया था। और याद रखनी है बुर्जहम, क्या बोलेंगे, बुर्जहम। बुर्जहम भी दोस्तों एक जगह था जिसमें कि याद रखनी है यहाँ पर दोस्तों युगल, क्या बोलेंगे, युगल, यानी कि बोल सकते हैं दो शव को एक साथ जलाने का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, बुर्जहम में। और ये भी नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए मिलान करना है आपको, चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए कल ये प्रश्न जो है हम लोग डिस्कशन में देख लिए थे, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि हम वेदांग की संख्या कितनी है, 6 वेदांग है। निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, और एक याद रखनी है क्या हो जाएगा आपका, व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा, कल्प, छंद, एक छंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखनी है निरुक्त मतलब क्या होता है, विज्ञान, तो भाषा विज्ञान की जानकारी है। कल्प मतलब क्या होता है, कर्मकांड, क से कल्प, क से कर्मकांड। शिक्षा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अगर शिक्षा में हम लोग प्रयोग की बात करेंगे तो ये विधि का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। और ज्योतिष मतलब होता है भागफल। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ व्याकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दोस्तों किसकी बात किया गया है, शब्द, शब्द व्युत्पत्ति की बात किया गया है। और आपका जो छंद है, छंद में दोस्तों किसकी बात किया गया है, श्लोक की बात किया गया है। तो ये सभी घटनाओं को आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, निम्न में से कौन से लेखक सिकंदर के साथ आया था। देखिए सिकंदर के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 लेखक आए थे, एक था निर्याकस, एक था अनेसिक्रेटस, और एक था जो आपको याद रखनी है जिसको बोलते हैं अरिस्टोबुलस। क्या बोलेंगे, अरिस्टोबुलस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो है आए थे, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। कई बार हमने बताया था डायमेकस दोस्तों नहीं आया था। क्या बोलेंगे, डायमेकस जो है दोस्तों यह नहीं आया था। ये किसके समकालीन आए थे, तो बिंदुसार के समकालीन आए थे। किसके समकालीन आए थे दोस्तों, बिंदुसार के समकालीन आए थे। तो ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। सिकंदर के साथ दो और दोस्तों बोल सकते हैं कि महाकाव्य लोग आए थे। उसमें था एक आपका सेल्यूकस निकेटर। क्या बोलेंगे, सेल्यूकस निकेटर था। क्या बोलेंगे, सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर याद रखनी है चंद्रगुप्त से युद्ध करते हैं, और ये कब करते हैं, 305 बीसी में, ठीक है। और ये याद रखनी है इसका, इस युद्ध में हारते हैं और अपनी बेटी हेलिना का शादी करते हैं किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। क्या बोलेंगे, मेगास्थनीज इन्हीं का राजदूत था। और मेगास्थनीज दोस्तों याद रखनी है किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी एक रचना भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिका। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडिका में दोस्तों मौर्य कालीन दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताई जाती है। और याद रखनी है एक मेगास्थनी जी ऐसे व्यक्ति हुए जिसने जो है पटना को याद रखनी है क्या कहकर बुलाया, पोली ब्रोथा कहकर पुकारा। क्या बोलेंगे, पोली ब्रोथा कहकर पुकारा, ठीक है। ये भी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो याद रखनी है, ये याद रखनी है पोरस से युद्ध लड़ते हैं। और पोरस से जिस युद्ध पर लड़ते हैं, जिस नदी पर, उसको हम लोग बोलते हैं हाइडे स्पीज युद्ध। क्या बोलेंगे, हाइडे स्पीज नदी पर दोस्तों ये युद्ध लड़ा जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल कर्मानुसार आरोही क्रम में सजाइए। देखिए सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये चीज बोल रहा है, मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले फाहियान आया था 315 के बीसी के समकालीन। उसके बाद सुंगयुन आया था, हुएनसोंग आया था, इत्सिंग आया था। अगर हम लोग फाहियान की बात करेंगे तो ये किसके समय आया था दोस्तों, तो याद रखनी है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और यहाँ से सवाल आपका रहता है, तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है अगर हम लोग हुएनसोंग की बात करेंगे, हुएनसोंग दोस्तों किसके दरबार में आया था, तो ये दोस्तों बोल सकते हैं 629 में चला था, 630 में भारत पहुंचा। और ये यहाँ से वापस जाता है 645 में, ठीक है।
ये जो दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इनकी रचना है, याद रखनी है, सीयू की। क्या बोलेंगे? सीयू की रचना है। और सीयू में सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है? तो महाकुंभ की जानकारी मिलती है। अभी जो आपने महाकुंभ देखा वो दोस्तों किसकी जानकारी है? तो याद रखनी है सीयू में उसको पहली बार सबसे जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए, तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। किताबुल हिंद जो दोस्तों उर्दू भाषा में, सॉरी, अरबी भाषा में लिखा था, और किसने लिखा था? अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ये हमने आपको पहले बता दिया। मोहम्मद गजनबी के साथ दोस्तों 2-3 आए थे, जैसे एक आपका हो जाएगा अल-बरूनी। कौन आया था? अल-बरूनी आया था। उसके बाद याद रखनी है आपका आया था फिरदौसी। क्या बोलेंगे? फिरदौसी आया था। उसके बाद याद रखनी है उतबी भी आया था। ये सभी जो है किसके दरबार में आए थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनबी के समय। इब्न बतूता का एक रचना है, याद रखनी है, क्या बोलेंगे? रहला। ये बिहार दरोगा पूछ लिया है। इब्न बतूता भारत कब आए थे? 1333 ईस्वी में। यही भारत बिहार दरोगा में पूछा है। इसका सदी पूछा था 14वीं सदी। और इब्न बतूता पूछेगा किसके दरबार में आए थे? तो याद रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और दिल्ली का काजी नियुक्त 1342 ईस्वी में किया था। किनको किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त 1342 ईस्वी में किया था। और वो किसको किया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। क्या बोलेंगे? मोरक्को का निवासी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गौरी, क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। इसको कुछ क्षेत्र दिया, जो जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, इन्होंने जो है किस वंश का नेम डाली? गुलाम वंश का नेम डाली। क्या बोलेंगे? गुलाम वंश का दोस्तों क्या किया? नेम डाला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन हो जाएगा? गुलाम वंश। इसी को हम लोग बोलते हैं मामलुक वंश के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मामलुक वंश। इसी को दिल्ली वंश के सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके बाद जो इनका याद रखनी है उत्तराधिकारी बनता है, वो कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? इल्तुतमिश बनता है। तो यहाँ पर से जो सवाल पूछा गया है कि याद रखनी है, जब गुलाम वंश का दोस्तों शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? लाहौर हुआ करता था। तो दिल्ली सल्तनत का जब संस्थापक बनता है कौन? इल्तुतमिश। तो इन्होंने क्या किया? लाहौर से राजधानी अपना हस्तांतरित कर दिया। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। इनका जो कार्यकाल रहता है, याद रखनी है, 1211 से 1226 तक दोस्तों इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इल्तुतमिश जो जो सवाल पूछा जाता है वो आपके लिए बात ज़्यादा, सॉरी, 1236 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो सवाल पूछा जाता है इल्तुतमिश से रिलेटेड, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इल्तुतमिश की बात करेंगे, तो इल्तुतमिश में याद रखनी है, इन्होंने जो है इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया। क्या बोलेंगे? इक्ता व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया? तो इन्हीं के द्वारा। इन्होंने जो है याद रखनी है सैन्य व्यवस्था। क्या बोलेंगे? सैन्य व्यवस्था को क्या किया? सुव्यवस्थित किया। क्या बोलेंगे? सुव्यवस्थित किया। ठीक है, तो ये भी चीज़ को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, ये किसके कहने पर माना जाता है? ये भी चीज़ कई बार पूछा गया है। तो याद रखनी है डॉक्टर आर पी त्रिपाठी। क्या बोलेंगे? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक में याद रखनी है, इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श क्यों? कि इन्होंने याद रखनी है लाखों में दान किया करता था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या बोलेंगे? कुतुब मीनार का नींव रखा था। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और किसमें? तो याद रखनी है अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। क्या बोलेंगे? बख्तियार काकी के याद में दोस्तों इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखा था। और याद रखनी है इन्होंने ही क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बोलेंगे? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। बलबन से हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है सिजदा एवं पेबोस बर्ता। क्या बोलेंगे? सिजदा एवं पेबोस बर्ता किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया? बलबन ने। ठीक है, और ये याद रखनी है, इसको दोस्तों उलुग खां की उपाधि दिया। और उलुग खां की उपाधि किसने दिया? नसरुद्दीन महमूद खां ने दिया। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो मिलान करना है। देखिए, शंकराचार्य किससे हो जाएंगे? अद्वैतवाद। तो ए का हो जाएगा 4। ए का देखिए 4 एक ही में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद से। गुरु नानक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एकेश्वरवाद से। और माधवाचार्य हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है, तो यहाँ पर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर से याद रखनी है शंकराचार्य के बारे में, इनका जन्म जो हुआ है 788 में हुआ। कब हुआ है? 788 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुए हैं दोस्तों? केरल के, याद रखनी है, कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनको अद्वैतवाद का हम लोग क्या मानते हैं? दार्शनिक मानते हैं। ठीक है, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए
और यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर से बिहार दरोगा आपका पूछा है, ये जो दोस्तों आपका शंकराचार्य है, क्या बोलेंगे? शंकराचार्य जो आपका है, इन्होंने दोस्तों 4 पीठ का निर्माण किया था, 4 मतलब मठ का निर्माण किया था। एक आपका बद्रीनाथ, क्या बोलेंगे? बद्रीनाथ क्या किया था? एक दोस्तों आपका श्रृंगेरी मठ किया था, क्या बोलेंगे? श्रृंगेरी मठ। और एक आपका पुरी मठ और एक आपको याद रखनी है द्वारका मठ का निर्माण किया था, ठीक है? किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण था जाति, भाषा, धर्म और आधारित एकता, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर से याद रखनी है मराठा का जो पतन हुआ, पानीपत का याद रखनी है तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में होता है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है ये किसके किसके बीच होता है? मराठा और याद रखनी है अफगान के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है दोस्तों? मराठा और अफगान के बीच होता है। और मराठा से नेतृत्व किसने करता है? सदाशिवराव भाव, क्या बोलेंगे? सदाशिवराव भाव। और याद रखनी है विश्वासराव भाव, क्या बोलेंगे? विश्वासराव भाव बोलेंगे, ठीक है। और अफगान से जो नेतृत्व करता है वो किसके द्वारा करता है? तो याद रखनी है अहमद शाह अब्दाली, क्या बोलेंगे? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसमें जो है पराजय जो होता है याद रखनी है वो किसका होता है? मराठा का होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको अपनी आंखों से किसने देखा था? तो याद रखनी है काशीराम पंडित ने, क्या बोलेंगे? काशीराम पंडित ने इनको अपनी आंखों से देखा था। और इन्होंने ये चीज बोला था कि मराठा जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें मराठा का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा महाराष्ट्र का जिससे कि दोस्तों एक व्यक्ति नहीं मारे गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें तो ये तो हम कई बार बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, जब बंगाल दोस्तों याद रखनी है, बंगाल को दोस्तों आपको पता होगा मुगल शासक बाबर ने, क्या बोलेंगे? मुगल शासक बाबर ने दोस्तों क्या किया था? अपने अधीन किया था। और कब किया था? 1573-74 जो भी बोल सकते हैं, इस समय अधीन किया था। लेकिन बंगाल में दोस्तों जब मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब बना, उसके बाद तो कई शासक बने, लेकिन अंतिम शासक अगर हम लोग औरंगजेब को मानेंगे, तो औरंगजेब के समय के बाद जितने भी मुगल वंश के शासक हुए वो सब निकम्मा पैदा हुए। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ? औरंगजेब के समय दोस्तों, औरंगजेब के बाद दोस्तों औरंगजेब का निधन हो जाता है 1707 ईस्वी में। तो 1707 के बाद जो है मुगल वंश की डूबती नाव की सवारी छोड़कर सभी दोस्तों स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगे सैनिक। तो बंगाल में किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। अवध का किसने किया था? तो याद रखनी है सादत खान ने। और हैदराबाद का किसने किया था? चिनकिलीज खान, जिसको हम लोग निजामुल मुल्क भी बोलते हैं। और केरल का किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने। तो 3-4-1-2 हो जाएगा, 3-4-1-2 बिल्कुल राइट आंसर है। और ये बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब जो दोस्तों स्वतंत्र हुए थे किससे किसके समय हुए थे? तो याद रखनी है मोहम्मद शाह रंगीला के समय, क्या बोलेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में ये कहा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी को अलंकार देखकर खुश होना। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे भारत में रेलवे, रेलवे दोस्तों ब्रिटिश कंपनी के समय हुआ था। और ये कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? डलहौजी ने। देखिए कोई भी चीज़ अंग्रेज अगर कर रहा था तो उसमें दोस्तों भारतीयों को फायदा हुआ, अभी वर्तमान में हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। बोल सकते हैं कि अंग्रेज को अपना सामान ढोने के लिए दोस्तों उन्होंने जो है पटरी का निर्माण किया, रेलवे का निर्माण किया। और डलहौजी ने किया। और कब किया? 16 अप्रैल बोल सकते हैं 1853 को। और सबसे पहला जो रेल बनाया गया वो कहाँ से बनाया गया? तो याद रखनी है मुंबई से थाने के बीच चलाया गया। कहाँ से दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया। तो इसी को देखकर बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि रेलवे द्वारा जो है जितने भी चीज किए गए हैं, विकास किए गए हैं, उसको खुश होकर ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी को देखकर अलंकार को दुख खुश होना, उसको कुछ कर ही नहीं सकेगा, सिर्फ आप लोग देख कर रखिएगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक से याद रखनी है। इनको जो है किस नाम से जानते हैं? अशांति का जनक पूछा जाएगा। अशांति का जनक के किसके रूप में जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? बिरोंटाइन सिलोड ने। किसने बोला था? बिरंटाइन सिलोड ने इसको बोला था, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक पत्रिका है केसरी और दूसरा एक याद रखनी है मराठी है, ठीक है। तो केसरी आपका इंग्लिश भाषा में है और मराठी दोस्तों जो है आपका मराठी जो है इंग्लिश भाषा में है और केसरी दोस्तों मराठी भाषा में है। ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। इनकी एक रचना भी है जिसको हम लोग बोलते हैं गीता रस। क्या बोलेंगे दोस्तों? गीता रहस्य है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी तथा जिहाद, जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला खान ने। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डंका सा के नाम से जाना जाता है। और याद रखनी है इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और अंग्रेज ने इसको पकड़ने के लिए 50,000 का दोस्तों क्या दिया था? इनाम दिया था। जो भी इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा 50,000 रुपया की इनामी राशि रखा था। और सबसे जो दोस्तों अंग्रेज डलता था, किससे डरता था? मौलवी अहमदुल्ला शाह से। और 1857
की शुरुआत करेंगे तो इसका शुरुआत कब से होता है दोस्तों? 10 मई 1857 से होता है और ये कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? मेरठ से होता है, तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 1857 से रिलेटेड, तो याद रखनी है यहाँ से जो पूछा जाता है कहाँ से किसने नेतृत्व किया। तो अगर हम लोग कानपुर से बात करेंगे, ठीक है? अगर हम लोग किससे बात करेंगे? इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? अगर हम लोग बात करेंगे फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? ठीक है? अगर हम लोग बात करेंगे फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया। अगर आपको पूछा जाएगा कि याद रखनी है बिहार से नेतृत्व किसने किया, इसी में आरा जगदीशपुर जो भी हो जाएगा वही हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा झांसी से नेतृत्व किसने किया, आपको ये भी पूछा जाएगा कि दोस्तों अवध से नेतृत्व किसने किया, ठीक है। ये सब चीज़ कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो और याद रखनी है मेरठ से नेतृत्व किसने किया, यहाँ से सवाल आपका बनता है। अगर हम लोग बात करेंगे कानपुर से किसने किया दोस्तों, तो याद रखनी है नाना साहब ने। किसने किया? नाना साहब ने किया, ठीक है। अगर इलाहाबाद से बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? आपका लियाकत अली खां हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां हो जाएंगे। फैजाबाद से याद रखनी है मौलवी अहमदुल्ला साहब हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? अहमदुल्ला साहब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग फतेहपुर से बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? अजीमुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला हो जाएंगे। बिहार से याद रखनी है कौन हो जाएगा? अपना वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? वीर कुंवर सिंह। झांसी से कौन हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। अवध से कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है बेगम हजरत महल। क्या बोलेंगे? बेगम हजरत महल। लखनऊ से भी यही हो जाएगा। और मेरठ से अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? कदम सिंह हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है दिल्ली से आपका हो जाएगा, याद रखनी है बख्त खां। कौन बोलेंगे? बख्त खां हो जाएंगे। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। और याद रखनी है तात्या टोपे। एक याद रखनी है तात्या टोपे। तात्या टोपे का दोस्तों मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या बोलेंगे? रामचंद्र पांडुरंग था। और इनका जो है याद रखनी है धोखाधड़ी के कारण इनका मृत्यु होता है 1857 की क्रांति में। ये भी आपका बिहार दरोगा पूछा है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा जो है एक पैगंबर घोषित किया? ये दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। यहाँ पर देखिए सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां के द्वारा याद रखनी है 1864 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक सोसाइटी का दोस्तों गठन किसके द्वारा किया? इन्हीं के द्वारा। और 1875 ईस्वी में याद रखनी है एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे? एंग्लो दोस्तों आपका इंडियन कॉलेज जो बनाया गया, जिसको हम लोग अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वो भी किसने बनाया था? तो याद रखनी है सर सैयद अहमद खां ने बनाया था, ठीक है। और इन्होंने जो है कांग्रेस का क्या किया था? विरोध किया था। क्या बोलेंगे? कांग्रेस का दोस्तों विरोध कौन किया था? तो याद रखनी है सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। क्या बोलेंगे? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो रानी झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, किसकी बात करेंगे? सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों याद रखनी है इनका जन्म जो होता है कहाँ पर होता है? कटक उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? कटक उड़ीसा में होता है। उन्होंने याद रखनी है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। क्या बोलेंगे? 1900 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया? इन्हीं के द्वारा। लेकिन याद रखनी है 1939 में इन्होंने जो है त्रिपुरी अधिवेशन से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। यह बिहार दरों का कई बार पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया? 1939 में। 1275 में भी पूछा गया है। और याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस का नारा जो है दिल्ली चलो। क्या बोलेंगे? दिल्ली चलो इन्हीं की नारा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखनी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किनका कथन है? सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये कब दोस्तों भारत आया है? 23 मार्च 1942 को भारत आया है। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखनी है मौलाना कबूल अलाम आजाद थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव आने का कोई भी रीजन था? याद रखनी है इसमें सिर्फ यही था कि याद रखनी है भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए ब्रिटेन की तरफ से, यही इसका था मेन मकसद। लेकिन इसमें जो है महात्मा गांधी ने जो है जब बोल सकते हैं डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, तो उस समय दोस्तों नहीं दिया गया था। तो उस समय जो दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेट का देने लगा, इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला ये इसको पोस्ट डेटेड चेक है। क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? कांग्रेसों की राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था किसने दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने। किसने पुकारा था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के द्वारा पुकारा गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी कई सवाल कांग्रेस से होते हैं। सबसे पहले याद रखनी है कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे
कांग्रेस का गठन कब होता है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को होता है। और कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है, मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। क्या बोलेंगे? मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। और इसका गठन किसके द्वारा होता है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। क्या बोलेंगे? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इनका गठन होता है। और इसकी पहली बोल सकते हैं अधिवेशन जो होता है 1885 में, और ये कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये तीनों प्रश्न आपका बिहार दरों का पूछा है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो है निम्न लोगों ने अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था कि याद रखनी है, कांग्रेस मेढक को याद रखनी है, 1 साल में मेढक की तरह टटराने से क्या होगा, ठीक है? अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को लेकर ये बोला था कि ये 3 दिन का तमाशा है। क्या बोलेंगे? 3 दिन का तमाशा है। करजन ने ये चीज़ बोला था कि याद रखनी है कि कांग्रेस अपनी मौत से लड़खड़ा रहे हैं, हम मेरा ये मन है कि हम इसके मरने में इसका सहयोग दें। ये दोस्तों किसका कहना था? तो लॉर्ड करजन का कहना था। ये सभी बात याद रखनी है। और लॉर्ड डफरिन ने ये बोला था कि कांग्रेस दोस्तों छोटे लघु का समूह है, मतलब छोटे लघु का लोगों का समूह किसने है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था। तो ये सभी बात जो है कांग्रेस से याद रखनी है। चलिए, अंतरिम सरकार 1940 का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यहाँ पर से सवाल आपका पूछा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया था। क्या बोलेंगे? खाद्य एवं दोस्तों कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? तो इन्हीं को बनाया गया था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सरदार बलदेव सिंह, क्या बोलेंगे? सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था? रक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बोलेंगे? रक्षा मंत्री बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को याद रखनी है शिक्षा एवं कला। क्या बोलेंगे? शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। ये सभी याद रखनी है। ये सब अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार के बाद दोस्तों स्वतंत्र सरकार का जब निर्माण हुआ तो सभी का दोस्तों अलग अलग भी हो गया था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, जब अनुच्छेद 64 को पढ़िएगा तो यहाँ पर क्या बोला गया? राज्यसभा का पदेन सभी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या बोला गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 बोला गया कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। 66 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखनी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया। 67 में बात करेंगे तो इसमें दोस्तों इनका कार्यकाल बताया गया, ठीक है? 68 में दोस्तों इसके पदरिक्त के बारे में बताया गया। 69 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो दोस्तों याद रखनी है, इनका जो मतलब बोल सकते हैं 69 में इनका दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये हमने कई बार बताया। तो इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? तो याद रखनी है, पंचायती राज को जोड़ा गया। और पंचायती राज को जोड़ते हुए याद रखनी है, इसमें कितने विषय को शामिल किया गया? 29 विषय को शामिल किया। वहीं 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया दोस्तों। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि याद रखनी है नगर निगम को शामिल किया गया। क्या बोलेंगे? नगर पंचायत को इसमें शामिल किया गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि याद रखनी है दल बदल कानून को शामिल किया गया। क्या बोलेंगे? दल बदल कानून को शामिल किया गया। और 9वीं अनुसूची याद रखनी है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। और इसमें क्या बोला गया? भूमि सुधार के बारे में बात किया गया। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थे दोस्तों? 8 अनुसूची थे। प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया? भारत दोस्तों, भारत राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया? तो याद रखनी है इसमें वेतन के बारे में। तीसरा में शपथ। चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवा में याद रखनी है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया, जाति एवं जनजाति के क्षेत्र में। छठा में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया। और इसमें दोस्तों 4 पूर्वोत्तर राज्य बताए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वां में सूची के बारे में बताया गया, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज सूची। 8वां में भाषा बताया गया, ठीक है? ये सभी बात को ध्यान देनी है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है? तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे किससे संबंधित हो जाएगा? डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसकी चर्चा संविधान के भाग कहाँ पर है दोस्तों? भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 36 से 51 हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है दोस्तों? स्पेन के संविधान से लिया है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा है। 37 में ये बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों न्यायालय के बाद योग नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में बोला गया प्रस्तुति सहायता, ठीक है? 43 में बोला गया निर्वाह योग मजदूरी, ठीक है? 43 के क में बोला गया है, याद रखनी है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और याद रखनी है 43 का एक ख है, इसमें सहकारी समिति के बारे में बोला गया। 44 में बोला गया समान सिविल संहिता। 45 में बोला गया, याद रखनी है,
6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता-पिता का अधिकार होगा। 46 में बोला गया, याद रखनी है, एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना एवं मादक पदार्थ पर नियंत्रण। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में बोला गया, याद रखनी है, पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, जैसे ताजमहल हो गया, जितना भी राष्ट्रीय महत्व जो आपका सवाल पूछा है। 50 में बोला गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में बोला गया विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये सभी आर्टिकल को एकदम आपको होठ पर आना है और आप बने रहिए, आपको टोटल चीज हम याद करवाएंगे। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? तो याद रखनी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दोस्तों योगदान रहता है और इसी के सिफारिश पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक जगह से दूसरे जगह बदलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की चर्चा कितना में है? 214 में। इसमें बोला गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन हाईकोर्ट के गठन की बात करेंगे तो इसकी चर्चा कहाँ पर है? 216 में, और ये आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब ये कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का याद रखनी है कितना में चर्चा है? 124 में है। कितना में दोस्तों? 124 में। और इसका गठन वो जो हुआ है, याद रखनी है, 28 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और अभी अगर हम लोग बात करेंगे पटना हाईकोर्ट का, मतलब कि कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो पटना हाईकोर्ट का कौन हो जाएगा? पवन कुमार, कुछ करके नाम है, पवन कुमार है, आगे देख लीजिएगा क्या नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 79 में संसद है, जिसके याद रखने का ट्रिक हमने क्या बताया था? सरल। 100 से हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, लौ से लोकसभा। तो याद रखनी है 79, 80, 81। 93 में बोला था लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। और 89 में बोला गया है राज्यसभा का अध्यक्ष होगा और एक सभापति होगा। 98 में संसद का सचिवालय, बिल्कुल ठीक है। 99 में संसद सदस्यों का वेतन, नहीं दोस्तों, संसद सदस्यों का वेतन की चर्चा 106 में है। ठीक है। और 99 में बोला गया, याद रखनी है, संसद सदस्यों की शपथ के बारे में जानकारी। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निर्वाचन से संबंधित उपबंध की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 15 में। कल हमने आपको बता दिया था टोटल भाग, उसको एक बार देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा अधिनियम। ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसके द्वारा और क्या प्रावधान किए गए थे? तो याद रखनी है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में दोस्तों क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य दोस्तों, याद रखनी है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मूल कर्तव्य की चर्चा 42वां संविधान संशोधन 1976 में है। और इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसको बोलते हैं एएसपी, अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। लेकिन याद रखनी है यहाँ पर किसकी बात किया गया है? आपातकाल के बारे में बात किया गया है। आपातकाल की चर्चा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संविधान के भाग कहाँ पर है? 18 में चर्चा है। और अगर हम लोग बात करेंगे भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। एक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कितना में है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा 356 में है और वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन कई बार लग गए हैं, लेकिन याद रखनी है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लगे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? महान्यायवादी की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत का महान्यायवादी, भारत की महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 76 में। और ये याद रखनी है इसका कार्यकाल क्या होता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि इसको कभी भी हटाया जा सकता है। याद रखनी है अनुच्छेद जब 88 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 88 ये बोलता है कि भारत का महान्यायवादी संसद में, याद रखनी है, वोट बैठ सकता है। क्या बोलेंगे? बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन याद रखनी है मतदान नहीं कर सकता। ये कई बार हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करेंगे तो महान्यायवादी दोस्तों भारत का दोस्तों क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या बोलेंगे? प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसका कार्य ये रहता है कि ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा केस लड़े। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो अब देखिए आपका प्रश्न बन जाएगा, कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय के भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार है? नहीं है। यही हमने बताया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे कि भारत का महान्यायवादी वर्तमान में दोस्तों कौन है। तो भारत का अगर महान्यायवादी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर वेंकट रमनी है। कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमनी है। सभी चीज को एकदम ध्यान से देखिए। मात्र आप 10 स्टेटिस्टिक्स कीजिए, देखिए आपका नंबर दोस्तों कैसे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल जो है 43 लाख कुछ करके हजार है, तो यहाँ पर से क्या है? गोंड जनजाति। और भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत की क्या हो जाएगा? पहली जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति या पहली जनजाति, बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो वो आपका कौन हो जाएगा? भील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जहाँ पर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रीनगर झेलम नदी, जमदेशपुर स्वर्णरेखा नदी, बरेली दोस्तों सरयू नदी के किनारे नहीं है, बल्कि कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है गंगा की सहायक नदी रामगंगा। और रामगंगा दोस्तों कहाँ से है? तो याद रखनी है उत्तराखंड में। कहाँ पर बहती है? उत्तराखंड में बहती है। और इसी के बीच दोस्तों जैविक, याद रखनी है, जो बोलते हैं जिम कार्बेट, क्या बोलेंगे? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इन्हीं के बीचों बीच बहता था, इसीलिए इसका नाम कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत में उत्तर पश्चिम, देखिए हमने कई बार बताया है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण। तो ये उत्तर पश्चिम में जो बारित होता है ये कहाँ से होता है? तो याद रखनी है पश्चिमी विक्षोभ से। क्या बोलेंगे? पश्चिमी विक्षोभ से। और अगर पूछेगा कि भारत में जो सबसे अत्यधिक वर्षा होता है वो दोस्तों कहाँ से होता है? तो याद रखनी है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। तो इसको एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए। और अगर हम लोग बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिब्राल्टर जल संधि जो है किसको किसको आपस में जोड़ती है? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? याद रखनी है, ये भी लिख लीजिए, भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? अटलांटिक महासागर से। क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? एंडीज में। कहाँ पर है दोस्तों? एंडीज में है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। क्या बोलेंगे? अमेरिका में। अगर अमेरिका की बात करेगा तो कौन अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका की याद रखनी है। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है। उड़ीसा दोस्तों किसके लिए संबंधित है? ये कोरापुट हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा दो। कर्नाटक दोस्तों किसके लिए है? तो कर्नाटक अगर याद रखनी है बेल्लारी हो जाएगा। गुजरात दोस्तों कच्छ का रण, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए सी का 4 कहाँ पर है? सी का 4 देखिए एक ही में है। ठीक है, और कर्नाटक हो जाएगा बेल्लारी से, तो 1 हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश हो जाएगा अनंतपुर से, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, खनिज उत्पादन क्षेत्र है, तो 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीना भारत मानसून को कमजोर बनाती है? नहीं दोस्तों, क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। ठीक है, और ये भारत के लिए फायदेमंद है, तो ये गलत हो जाएगा। अल नीनो को भारतीय मानसून के प्रभाव के कारण सूखे की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? तो नहीं हो जाएगा, तो केवल एक आपका सही नहीं है, दूसरा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो ये राजकोषीय नीति देखिए संचालन करना। राजकोषीय नीति संचालन कौन करते हैं? तो याद रखनी है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई का अधिनियम कब आता है? 1934। कल भी हमने आपको सारा चीज़ बताया है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका गठन कब किया गया? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो वैश्वीकरण के रूप में। देशों का जब तो तेजी से एकीकरण किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। जब लोगों को रोड पर से हटाया जाता है तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। और इसमें जो लाया गया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये कब आया था दोस्तों? आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में आया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, सॉरी कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के समय आया था। और अभी उस समय दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत, विपरीत अगर बात करेगा तो फिलिप्स वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर विपरीत की बात करेगा तो ये हो जाएगा फिलिप्स वक्र। लॉरेंज वक्र जो है याद रखनी है आय की विषमता को दिखाता है, और गिनी गुणांक जो है आय की विषमता की माप करता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? पेरिस हो जाएगा। जनेवा दोस्तों याद रखनी है, WTO हो गया, WHO हो गया, ये सब का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा। रोम अगर बात करेंगे तो याद रखनी है खाद्य संरक्षण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? याद रखनी है विश्व खाद्य संरक्षण, ये रोम इटली में हो जाएगा। वाशिंगटन DC याद रखनी है, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका वर्ल्ड बैंक कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे IMF, क्या बोलेंगे? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मंदों से होने वाली अवरोही क्रम में, ये उधार का अन्नदेता, आयकर, GST, निगम कर, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए
ये देखिए मैथ का सवाल है, 30 आदमी एक घास को 7 दिन में काट सकता है, तो 21 आदमी उस घास को, तो कुछ नहीं करना है, 30 गुना 7 बराबर कर देना है 21 कितना x। तो 3 से ये 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 10 बार में, तो 10 राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन निकाल करना है, तो आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो LBH यहाँ पर दिया गया है, तो 15 गुना 22 गुना 5 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका और इसका जो दोस्तों मध्यानुपाती निकाल के अंतर करना। तो मध्यानुपाती क्या होता है, तो याद रखनी है, मध्यानुपाती की बात करेंगे तो ये होता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। तो 16 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो याद रखनी है 16 और 9 का निकालना है। उसके बाद माइनस कर देना है 4 गुना 9 का। तो यहाँ पर से देखिए 16 में 44 से, तो इसका रूट अंडर 12 हो जाएगा, और इसका 9 चौक 36, तो ये 6 आ जाएगा। तो 12 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर इतना और इतना है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए इसका अगर अंतर निकालिएगा तो ये 4.5 हो गया और 2.5, इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2% की अगर हम लोग वृद्धि की बात करेंगे, 2 वर्ष निकालना है, तो 2% वृद्धि 2/100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो वृद्धि की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 50 से 51 दोस्तों, और ये भी हो जाएगा 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 50 से 51, 50 ये कितना हो जाएगा, तो याद रखनी है 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और इसको गुना कर लीजिएगा, इसी का वैल्यू ये दिया गया है, तो जो इसका वैल्यू आएगा 90 90, उसमें दोस्तों इसको घटा लेना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, किस वाक्य में लड़के का एक वचन, तो देखिए लड़के, तो ये बहुवचन हो गया, लड़के ने कहा, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उहापो, या उहापो मतलब कि असमंजन की स्थिति है, क्या होगा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर से नाव हो जाएगा, इंग्लिश का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति, ये तो आप बना लिए होंगे, मेरी बहन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिक उत्तर की दिशा में 40 मीटर चलता है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर पश्चिम। ये सब तो आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, उसी तरह सीट जो है, सीट जब खाली रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्त, रिक्त से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड का ये दोस्तों प्रमुख पर्व हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल कई बार एकदम पूछा गया है, और इस तरह के सवाल आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर से क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, पोंगल हो जाएगा। ठीक है, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे थाईपुसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थाईपुसम हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है जल्लीकट्टू, क्या बोलेंगे, जल्लीकट्टू भी कहाँ पर का हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु का। सिक्किम की अगर हम लोग बात करेंगे, सिक्किम में तो ज़्यादा त्यौहार नहीं, तो याद रखनी है लसूंग, क्या बोलेंगे, लसूंग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखनी है एक आपका होता है लोसर, क्या बोलेंगे, लोसर त्यौहार भी यहीं पर मनाया जाता है। पंजाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब में दोस्तों ज़्यादा नहीं, लेकिन याद रखनी है गुरु पर्व, क्या बोलेंगे, गुरु पर्व। और याद रखनी है बैसाखी, काल बैसाखी जो भी बोल सकते हैं, ये सब कहाँ पर मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और उत्तराखंड में ही एक त्यौहार मनाया जाता है हरेला, हरेला उत्तराखंड में। और यहीं पर अगर बात करेगा हरेली कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हो जाएगा, और याद रखनी है दाची ग्राम, क्या बोलेंगे, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हो जाएगा। और याद रखनी है एक आपको सलीम अली, क्या बोलेंगे, सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर से कई देर हो दोस्तों, अगर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बात करेगा, और याद रखनी है घना पक्षी राम बात करेगा। और उसके बाद याद रखनी है रणथंभौर, क्या बोलेंगे, रणथंभौर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करेंगे, तमिलनाडु में तो ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर से क्या होता है दोस्तों, हाँ एक याद रखनी है गुरंडी, क्या बोलेंगे, गुरंडी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी यहीं पर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में याद रखनी है एक जो हो जाएगा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये दोस्तों शामिल नहीं होगा। हर खेत तक पानी, सुलभ संपर्कता, स्वच्छ गांव एवं स्व। और इसके जो हम जो आरक्षित रोजगार महिलाओं की अगर हम लोग बात करेंगे, तो महिलाओं के लिए जो बोला गया है सशक्त महिला एवं सक्षम महिला। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये देखिए शांति देवी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो शांति देवी दे दिया गया है, यही आपका गलत करवाया है। ठीक है, शांति देवी नहीं होगा, तो याद रखनी है ये आपका गलत हो जाएगा। शांति देवी मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा हुई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर से हो जाएगा शांति नारायण, क्या हो जाएगा, शांति नारायण। तो यही आपका गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, चलिए
चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो एजी सलाई हो जाएंगे, एफजी सलाई हो जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे चंपारण, चंपारण जो है याद रखनी है सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या था? 20 कट्ठा की खेती पर 3 कट्ठा दोस्तों नील की खेती करना अनिवार्य किया था, जो कि भारतीय लोग नहीं करना चाहते थे। इसका कई रीजन थे, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और महात्मा गांधी का बिहार में अगर सबसे पहला भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा तो कौन था? तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करेंगे, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। वापस कब आए? 1915 ईस्वी में। इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1916 में इन्होंने क्या किया? तो याद रखनी है, ये जो है बोल सकते हैं बीएचयू सम्मेलन में दोस्तों भाग लिए। और वहीं पर दोस्तों इसकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल के हुआ और चंपारण होने के लिए आमंत्रित किया। फिर जो है 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 में इन्होंने खेरा सत्याग्रह किया। 1919 में इन्होंने खिलाफ बोल सकते हैं खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1922 में दोस्तों चोरी छोड़ा कांड हो जाता है, जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है और महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सजा होती है। लेकिन इनके जो है कार्य के अनुसार दोस्तों 2 वर्ष में ही इनको छोड़ दिया जाता है। तब दोस्तों 1924 में बाहर निकलते हैं और कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है 1930 में इनके द्वारा जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं मार्च दोस्तों स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में गांधी और याद रखनी है भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता होता है। और याद रखनी है 1942 में सबसे बड़ा प्रस्ताव किया भारत छोड़ो आंदोलन और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये संक्षेप रूप से हम डेली आपको बताएंगे तो याद हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए किलोवाट जो है किसका मात्रक है? शक्ति का है। यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी गर्म होना। केतली में पानी जब हो जाएगा तो ये द्रव हो जाएगा। और द्रव दोस्तों और गैस का दोस्तों जो गर्म होना होता है वो किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चालन के द्वारा जो है याद रखनी है हम लोग किसका करते हैं? तो इसमें ठोस का बोल सकते हैं कि द्रव होता है, ठीक है। और विकिरण जो उष्मा से दोस्तों ऊपर से सूर्य की किरण जो हमको आती है वो किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। और संघनन होता है दोस्तों द्रव से जब दोस्तों हम लोग किस में जाते हैं? गैस में जाते हैं। तो वहीं पर दोस्तों हम लोग संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी मापते हैं। किसके मापते हैं? दूरी मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नॉमेरिकल है। 13 केजी के सामान जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। जब दोस्तों रखा है तो वो स्थिर है, तो स्थिर मतलब क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो m मतलब हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका 13 है, g का मान रखा है 10, 10 रखेंगे और h आपका दिया गया है 1.5 मीटर, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और 13 गुना 15 कीजिएगा तो 195 जूल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह नजदीक दो अलग द्रव्यमान की वस्तुएं। देखिए द्रव्यमान की वस्तु क्या होता है? द्रव्यमान दोस्तों सभी जगह क्या होता है? समान होता है। तो उसका एक समान वेग दोस्तों क्या होगा? समान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर? कल भी बताएं हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्फा कण होता है, ये हीलियम बोल सकते हैं आयन के रूप में होता है और द्विआवेशित होता है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, द्विआवेशित होता है कौन? अल्फा, ठीक है। और गामा दोस्तों उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्त न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए नाभिक किसको बोलेंगे दोस्तों? ये याद रखनी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इसकी दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये दोनों तो अस्थाई है, तो याद रखनी है ये क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी नहीं है? तो ये देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर याद रखनी है दोस्तों कॉपर और निकेल और याद रखनी है जिंक से मिश्रा बनता है, न कि सिल्वर से। तो इसमें का सिर्फ जो है नाम सिल्वर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद सफेद फास्फोरस दोस्तों क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। P4 होता है, तो याद रखिए चतुष्फलकीय हो जाएगा। और फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और याद रखनी है काला फास्फोरस। सफेद फास्फोरस याद रखनी है अति ज्वलनशील होता है। लाल फास्फोरस का हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो याद रखनी है इसको जो हम लोग करते हैं दिया सलाई में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी बात को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C3H8। देखिए कल हमने जो है आपको एल्केन का फार्मूला बताया था। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, याद रखनी है H2n+2 होता है। तब देखिए C का n का मान अगर हम लोग 3 रखेंगे तो ये C3 हो जाएगा। उसके बाद H 2 गुना 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो C3 और H क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर ये एल्केन का हो जाएगा। वही एल्केन की बात करेगा, एल्केन एल्किन एल्काइन, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? CnH2n और इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है CnH2n, याद रखनी है -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह पर, तो ये टेफ्लॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? ये अमरबेल का पौधा दोस्तों एक प्रकार का पौधा है, याद रखनी है ये परजीवी दोस्तों दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल के अणुओं के अर्धपारगम झिल्ली
द्वारा गति कहलाती है तो उसको हम लोग प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रासरण बोलते हैं, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रासरण विधि द्वारा दोस्तों जल के अणुओं का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से आपको पता होगा दोस्तों। पर अमाशय में दोस्तों एक क्या निकलता है, याद रखनी है, जठर रस। क्या बोलेंगे? जठर रस, जो कि जठर ग्रंथि से निकलता है। और ये जो होता है पेप्सिनोजोन, क्या बोलेंगे? पेप्सिनोजेन होता है दोस्तों। इसको दोस्तों ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब दोस्तों इसमें HCl की मात्रा मिलती है, HCl की मात्रा निकलती है, ये दोस्तों पेप्सिन में बदल जाता है और यही दोस्तों प्रोटीन का मतलब संश्लेषित करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सभी का अंत से पाचन, मुख्य रूप से पाचन पूछता तब वो तो कहाँ पर हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग होता है, इलियम, डेडुनम और जेजुनम। और छोटी आंत का जो पाचन होता है वो किस भाग में होता है? इलियम वाला भाग में होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित है? देखिए कल हमने आपको जो है जीवाणु जनित रोग बताया था। आज हम लोग याद रखनी है पापा काम पर सोते हैं। क्या बोलेंगे? पापा काम पर याद रखनी है क्या होता है? सोते हैं। तो यहाँ पर से आपको जो है ये प्रोटोजोआ जनित का ट्रिक है। प से हो जाएगा पेरिया, ठीक है। प से हो जाएगा दोस्तों पेचिस। क से हो जाएगा याद रखनी है कालाजार। क्या बोलेंगे? कालाजार हो जाएगा। म से आपको हो जाएगा मलेरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? मलेरिया। और स्व से हो जाएगा याद रखनी है निंद्रा रोग। ये सभी रोग किससे हैं? प्रोटोजोआ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कालाजार। इन्फ्लुएंजा और याद रखनी है इन्फ्लुएंजा जो होते हैं ये किससे होते हैं? वायरस जनित रोग है। हैजा और टाइफाइड ये दोस्तों किससे हो जाएंगे? तो ये जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें पुरानी प्रजाति के नई प्रजाति जब प्रजाति दे दिया प्रजाति उद्भव कहलाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि दोस्तों ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं, तो याद रखनी है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों ये कितना है? 78% है। लेकिन दोस्तों पौधों के लिए सबसे रूटीन क्या है? नाइट्रोजन। वो लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो वो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड और नाइट्रेट में दोस्तों इसको बदल देता है, ठीक है। चलिए, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गला में होता है। गला में दोस्तों 2 प्रकार का ग्रंथि होता है। एक याद रखनी है थायराइड होता है और एक आपको याद रखनी है पाराथायराइड होता है। क्या होता है? पाराथायराइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अब2 और परब2 बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक इकाई, इकाई पूछेगा जीन, और डीएनए याद रखनी है इकाई, आनुवंशिक याद रखनी है पदार्थ पूछेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन WBC का सबसे प्रचुर मात्रा है? तो न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक जो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। सबसे कम पूछेगा तो वो याद रखनी है आपका बेसोफिल्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफेटा पादप समानता होते हैं। देखिए ब्रायोफेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, ठीक है। तो उभयचर हम लोग किसको बोलते हैं? तो याद रखनी है जंतु जगत में उभयचर बोलते हैं मेढक को। तो मेढक दोस्तों पानी में भी रहता है, जल में रहता है। तो नम में यानी नमी वाला अवस्था में और छायादार आवासों में रहता है। लेकिन ये जो दोस्तों अपना मतलब निषेचन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं वो दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखनी है पानी में ही होता है, ठीक है। और याद रखनी है ये सभी जो है किसके हैं दोस्तों? क्रिप्टोगैम पौधे हैं। क्रिप्टोगैम में कौन कौन आते हैं? अपुष्पी पौधा जिसको बोलते हैं, जिसमें थैलोफेटा, ब्रायोफेटा और टेरिडोफेटा। ब्रायोफेटा का याद रखनी है सबसे महत्वपूर्ण पौधा जो है वो क्या है दोस्तों? मांस है। क्या है दोस्तों? मांस है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? कौशल एवं विकास मंत्रालय द्वारा। आज दोस्तों करंट का क्वेश्चन हम उतना डिटेल नहीं कर पाएंगे तो आप लोग देख लीजिए। वित्तीय सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो याद रखनी है वित्तीय सुरक्षा और याद रखनी है महिलाओं की समृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सिरजनमम निम्न में से संबंधित है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे ये जो संबंधित हो जाएगा स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? को मेडिसन कीज ने। और यहीं पर अगर हम लोग पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है जैनिक सिनर। क्या बोलेंगे? जैनिक सिनर हो जाएंगे, ठीक है। और जैनिक सिनर पुरुष में और किस में जीता है दोस्तों? तो याद रखनी है अगर हम लोग जैनिक सिनर की बात करेंगे तो बिवल्डन। क्या बोलेंगे? बिवल्डन की बात करेगा तो इसमें भी दोस्तों कौन जीना है? जैनिक सिनर। और यहाँ पर से याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच, फ्रेंच और याद रखनी है यूएसए। इसमें अगर हम लोग पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में इसमें कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। क्या बोलेंगे? कार्लोस अल्कराज जीता है। कौन बोलेंगे? कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला हो जाएगा मेडिसन कीज। और विबल्डन में अगर हम लोग महिला की बात करेंगे तो विबल्डन में महिला कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ईगा स्वेटेक हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? ईगा स्वेटेक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच में दोस्तों महिला कौन हो जाएगा? अगर हम लोग फ्रेंच की महिला की बात करेंगे, ओमेन की बात करेंगे तो फ्रेंच में महिला आपका हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका ऑप्शन में दिया है कोको गॉफ। कौन बोलेंगे? कोको गॉफ हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर यूएसए में महिला की बात करेगा तो यूएसए में महिला हो जाएगा आर्याना सवलिंका। क्या बोलेंगे? आर्याना सवलिंका हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न एक ठो है जरूर रहेगा। ठीक है, इसको हम रिवाइज करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम रखा हिंद सेना। क्या बोलेंगे? हिंद सेना। बिहार में दोस्तों चुनाव होने जा रहा है, आपको पता है, विधानसभा का। और ये दोस्तों दो में होगा, एक 6 नवंबर और एक 11 नवंबर। 6 नवंबर को जो हो जाए याद रखनी है मध्यावर्ती क्षेत्र में, और 11 नवंबर को जो किया जाएगा सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चंडीगढ़। और इसका रिजल्ट की बात करेंगे तो इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? 14 नवंबर को आ जाएगा। इसमें कितने मतलब मतदाता भाग लेंगे तो याद रखिए 7.43 करोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन के कार्यरत रसोइयों को मनोदय राशि 1650 रुपया माह था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 3300 रुपया। और याद रखनी है आपको वृद्धा पेंशन। क्या बोलेंगे? वृद्धा पेंशन की बात करेंगे तो इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया? 400 से 1100 रुपया कर दिया, तो इसको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। और किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधानसभा? हमने बताया था उत्तराखंड विधानसभा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा? विजय दुर्ग रखा। क्या रखा दोस्तों? विजय दुर्ग। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कई बार बता दिए हैं, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर? ब्राजील में। और अगर हम लोग 16वां की बात करेंगे तो ये कहाँ पर किया गया था? कजान रूस में। कहाँ पर दोस्तों? मस्कट में किया गया था। तो याद रखनी है छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो याद रखनी है ये कहाँ पर किया गया? मस्कट, ओमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुण शौरी हो जाएगा। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय विधेयक 2025 किस अधिनियम? तो याद रखनी है ये आय विधेयक नियम अधिनियम हो जाएगा, 1961 में आया था। इसी में दोस्तों ये पारित किया गया, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे को वाद्ययंत्र बजाने संगीतकार का डोकरा कलाकृति जो भेंट किया वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नम्मा सदस्य जो देश बना, वो बोल रहा है कि नम्मा सदस्य देश जो बना वो कौन बना? तो याद रखनी है अल्जीरिया बना। कौन बना दोस्तों? अल्जीरिया बना। तो ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे के सवाल की बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा का नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया, ये कहाँ पर किया? तो याद रखनी है ये जो किया मॉरिशस में किया। कहाँ पर किया दोस्तों? मॉरिशस में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला, तो ये असम राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन में कौन दोस्तों रहा? भारतीय सेना रहा टॉप पर। और ये कहाँ पर किया गया था विंटर गेम? तो याद रखनी है लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसको हम लोग स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं। और याद रखनी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो यहाँ कहाँ पर किया गया दोस्तों? गुजरात के, याद रखनी है अहमदाबाद के केवड़िया में किया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों भीम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार है? विमल पटेल, कई बार हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया गया? तो ये ग्लासगो विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आज हमने भी 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा।